अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, ये कहानी एक जवान फ़कीर और बहुत ही खूबसूरत अमीर औरत की है। उस अमीर औरत के शौहर ने पिछले 10 सालों से उसे छुआ तक नहीं था। इस कहानी को आप आखिर तक सुने और पढ़ेंगे तो फुल मज़ा आएगा। लाहौर के सबसे महंगे इलाके डिफेंस में एक ऐसी शानदार कोठी थी जिसे देखकर लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। उस शानदार कोठी की मालकिन सवेरा थी। उम्र सिर्फ 32 साल, मगर हुस्न ऐसा कि फिल्मों की हीरोइनें भी उसके सामने मांद पड़ जाएं। लंबा कद, दूध जैसा गोरा रंग, कमर इतनी पतली कि हाथ की 2 उंगलियों से नापी जा सके, और हुस्न ऐसा कि जब वो सूट पहनती तो उसका हुस्न नुमायां हो जाता। मर्दों के सामने सवेरा का दुपट्टा सरकता तो उनके मुंह में पानी आ जाता। लोग कहा करते थे कि सवेरा को देखकर लगता है जैसे खुदा ने सवेरा को बड़े सुकून और फुर्सत से बनाया हो। लेकिन सवेरा के दिल में एक खाली जगह थी। शादी के बाद जो चीज एक शादीशुदा औरत को चाहिए होती है, वो सवेरा की जिंदगी से कोसों दूर थी। सवेरा का शौहर वसीम चौधरी पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स और कारोबारी अफराद में से एक था। दिन रात मीटिंगें, कनाडा और दुबई के सफर, नए मंसूबे, शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर पिछले 7 सालों से वसीम चौधरी ने सवेरा को हाथ तक नहीं लगाया था। कभी थकन, कभी परेशानी, कभी फोन और कारोबार। सवेरा रातों को अकेली सोती। रेशमी चादरें होने के बावजूद सवेरा को सर्दी महसूस होती थी। दौलत इतनी थी कि पूरा शहर खरीदा जा सकता था, मगर मोहब्बत की एक बूंद भी नसीब ना थी। सवेरा अक्सर सोचती, काश कोई होता जो मेरी इस तन्हाई को समझ सकता, लेकिन कोई नहीं था। हर शाम सवेरा अपनी शानदार कोठी की छत पर चली जाती। वहां से पूरा शहर नजर आता था। सवेरा अकेली खड़ी होकर सिगरेट पीती और सोचती, मेरे पास सब कुछ है, मगर फिर भी मैं एक फकीर से ज्यादा दुखी हूँ। काश मेरे पास दौलत ना होती, बस मेरे शोहर की मोहब्बत होती। फिर एक शाम सूरज गुरूब होने के वक्त सवेरा छत पर खड़ी थी। सवेरा ने गुलाबी रंग का सूट पहन रखा था। हवा चल रही थी और सवेरा के बाल उड़ रहे थे। सवेरा ने सिगरेट का एक कश लिया और नीचे सड़क की तरफ देखा। वहां फुटपाथ पर एक नौजवान बैठा था। उसकी उम्र 27 या 28 साल के करीब होगी। कपड़े फटे हुए थे, मगर उस नौजवान का चेहरा ऐसा था कि सवेरा ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा था। गुलाबी होंठ, गहरी आंखें, तेज नक्शो निगार और जिस्म ऐसा कि जिम जाने वाले लोग भी शर्मा जाएं। चौड़ा सीना, मजबूत बाजू और कमर इतनी पतली कि सवेरा को लगा अगर वो उसे छू ले तो दोनों हाथों में समा जाए। सवेरा के मुंह में सिगरेट वैसे ही रह गई। सवेरा बस उसे देखती रह गई। वो नौजवान भीख मांग रहा था, मगर उसकी आवाज में तरस या बेबसी नहीं थी। वो मुस्कुरा कर कह रहा था, अगर दिल करे तो कुछ दे देना, वरना एक मुस्कुराहट ही दे देना, वो भी बहुत है। सवेरा को महसूस हुआ कि उसके दिल में कुछ हिल गया है। सवेरा सारी रात सो न सकी। उस नौजवान का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन सवेरा फिर छत पर गई। वो नौजवान फिर वहीं मौजूद था। इस बार सवेरा ने उसे गौर से देखा। उसकी कमीज फटी हुई थी, मगर उसके जिस्म की साफ साफ नजर आ रही थी। चौड़े सीने पर हल्के हल्के बाल थे और जब वो हाथ फैलाता तो उसके बाजुओं की रगें उभर आती थीं। सवेरा की सांसें तेज हो गईं। सवेरा खुद को रोक ना सकी। सवेरा ने अपना फोन निकाला और जूम करके उसकी तस्वीर खींच ली। रात को सवेरा उस तस्वीर को देखते देखते न जाने कब सो गई। तीसरे दिन भी वो वहीं था, चौथे दिन भी और 5वें दिन भी। 5वें दिन सवेरा से रहा न गया। सवेरा नीचे अपने मैनेजर के पास गई और बोली, अमजद, वो जो फुटपाथ पर हर शाम बैठता है ना, उसे मेरे पास बुलाओ। अमजद हैरान रह गया और बोला, मैडम जी, वो तो एक फकीर है। सवेरा ने आंखें निकाल कर कहा, मुझे मालूम है वो कौन है, बस उसे बुला लाओ। अमजद ने अदब से कहा, जैसे आपका हुक्म मैडम जी। शाम को वो नौजवान कोठी के अंदर आया। उसका नाम सफदर था। जब सफदर सवेरा के सामने खड़ा हुआ तो सवेरा की नजरें सफदर के सीने पर ठहर गईं। सफदर की कमीज के 2 बटन टूटे हुए थे, जिसकी वजह से सफदर के सीने का ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा था। सवेरा ने एक गहरा सांस लिया। सवेरा ने कहा, बैठो सफदर। सफदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं गंदा हूँ मैडम, सोफा खराब हो जाएगा।
सवेरा का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। सवेरा ने कहा, तुम जहाँ खड़े हो वहीं ठीक हो। सवेरा ने उसे पांव से लेकर सर तक देखा। उसकी नजर सफ्दर की कमर पर जाकर रुक गई। सफ्दर की पतलून बहुत ढीली थी मगर जिस्म की साख्त वाज़ेह नजर आ रही थी। सवेरा ने अपने होंठ दबाए और कहा, तुम्हें नहला दूं? सफदर हंस पड़ा और बोला, मैडम मैं भिखारी हूँ मगर शर्मिंदा होना नहीं भूला। फिर सवेरा ने पूछा, तुम्हें काम चाहिए? सफदर ने जवाब दिया, काम तो चाहिए मगर मैं सिर्फ ईमानदारी का काम करता हूँ। सवेरा ने कहा, क्या तुम मेरे बाग में काम करोगे? पौधों को पानी देना, सफाई करना। रिहाइश भी यही नौकरों के क्वार्टर में मिल जाएगी और खाना भी। जितनी तनख्वाह मैं दूंगी उतनी कोई नहीं देगा। सफदर कुछ देर सोचता रहा फिर बोला, ठीक है मैडम मगर एक शर्त है। सवेरा ने पूछा, क्या? सफदर ने कहा, मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। जो काम कहेंगी वो करूंगा मगर इज्जत के साथ। सवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा रहा। उसी शाम से सफदर कोठी में रहने लगा। सवेरा ने सफदर के लिए नए कपड़े खरीद कर दिए। जब सफदर ने पहली बार सफेद शलवार कमीज पहनी तो सवेरा की नजरें सफदर पर जमकर रह गईं। कमीज सफदर के जिस्म पर इस तरह जच रही थी कि सवेरा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। सवेरा ने चाय का कप हाथ में लिया और छत पर चली गई। सवेरा के कदमों में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। सफदर सुबह सवेरे छत के बाग में काम करता और अब सवेरा भी रोज सुबह छत पर आने लगी। सवेरा कभी सूट में आती, कभी हल्के लिबास में। एक दिन सवेरा ने बहुत हल्का गाउन पहन रखा था। हवा चली तो कपड़ा उसके जिस्म से लिपट गया। सफदर पौधों को पानी दे रहा था। सफदर ने एक नजर डाली और फौरन अपनी नजरें झुका ली। सवेरा ने पूछा, क्या हुआ सफदर, कुछ देख लिया क्या? सफदर ने शर्माते हुए कहा, मैडम जी मैं हमेशा नजरें नीची रखता हूँ। सफदर की ये बात सवेरा को इतनी अच्छी लगी कि सवेरा उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। सवेरा ने कहा, मेरे शोहर भी नजरें नीची रखते हैं मगर वजह कुछ और है। सफदर खामोश रहा। एक दिन सवेरा ने सफदर को अपने कमरे में बुलाया। सवेरा ने कहा कि पंखा साफ करना है। सफदर सीढ़ी लेकर आया। सवेरा बिस्तर पर बैठी हुई थी। जब सफदर सीढ़ी पर चढ़ा तो सफदर का तवाज़ुन बिगड़ गया और सफदर बिस्तर की तरफ गिर पड़ा। सफदर का हाथ सवेरा की कमर से जा लगा। सवेरा की सांस एक लम्हे के लिए रुक गई। सफदर फौरन उठ खड़ा हुआ और माफी मांगने लगा। सफदर ने कहा, मैडम मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सवेरा ने सफदर का हाथ पकड़ लिया और कहा, खामोश रहो। सफदर हैरान रह गया। सवेरा की आंखों में आंसू आ गए। सवेरा ने धीमी आवाज में कहा, बरसों बाद किसी ने मुझे छुआ है। सफदर ने फौरन अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोला, मैडम मैं एक फकीर हूँ और आप एक शहजादी, ये दुरुस्त नहीं है। सवेरा की आंखों से आंसू बहने लगे। सवेरा ने कहा, शहजादियां भी अकेली होती हैं। सफदर बहुत अकेली। उस दिन के बाद दोनों के दरमियान बातें बढ़ने लगी। रात को सवेरा छत पर जाती, सफदर भी आ जाता। दोनों शहर की रोशनियां देखते और घंटों तक बातें करते रहते। सवेरा और सफदर घंटों बातें करते। सवेरा ने सफदर को अपनी सारी तकलीफें बता दी कि कैसे उसका शोहर उसे छूता तक नहीं और कैसे वो रातों को तन्हाई में रोया करती है। एक रात सवेरा ने कहा, सफदर तुम्हें पता है मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहने लगी हूँ। सफदर खामोश रहा। फिर आहिस्ता से बोला, मैडम मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ लेकिन मैं आपको कुछ दे नहीं सकता, ना दौलत ना नाम। सवेरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए बस। आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। सवेरा अब खुलकर सफदर से बात करती। कभी सफदर के कंधे पर सर रखकर बैठ जाती, कभी सफदर की गोद में सर रखकर सो जाती। सफदर सवेरा का बहुत ख्याल रखता मगर कभी हद से आगे नहीं बढ़ता था। सवेरा को सफदर की यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी कि वो उसकी इज्जत करता है। एक दिन वसीम चौधरी घर आया। सवेरा ने सफदर को छुपा दिया। वसीम ने सवेरा से पूछा, ये नया माली कौन है? सवेरा ने जवाब दिया, बस एक गरीब लड़का है, काम करता है। वसीम ने कुछ नहीं कहा और अगले दिन दोबारा कनाडा चला गया। अब सवेरा और सफदर की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। दोनों ने फैसला कर लिया कि वो एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। सवेरा ने अपने जेवरात बेचने शुरू कर दिए। सफदर ने कहा कि वो पहाड़ों में एक छोटा सा घर लेगा।
जहां वो दोनों खेती बाड़ी करेंगे और खुशी से जिंदगी गुजारेंगे। एक रात सवेरा ने सफदर को अपने कमरे में बुलाया। उसने सुर्ख रंग का सूट पहन रखा था। सवेरा ने कहा, सफदर, आज रात मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। सफदर ने सवेरा को गले लगा लिया और कहा, सवेरा, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जिंदगी इज्जत और एतमाद के साथ शुरू करें। सवेरा की आंखों में आंसू आ गए। सवेरा ने कहा, तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। फिर दोनों ने मंसूबा बनाया। सवेरा जरूरी कागजात, कुछ जेवरात और रकम एक बैग में रखेगी और एक रात खामोशी से निकल जाएंगे। किसी को खबर भी नहीं होगी। सफदर ने कहा, सवेरा, हम चंद दिन और इंतजार करते हैं, फिर रवाना होने का सोचेंगे। उस दिन के बाद कोठी में सब कुछ बाहर से पहले जैसा ही नजर आता था। नौकर अपने काम करते, गाड़ियां आती जाती, वसीम सुबह निकलता और रात को वापस आता। लेकिन अंदर से सवेरा और सफदर की दुनिया मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। अब वो शाम के वक्त बाग में नहीं मिलते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई देख ना ले। सवेरा और सफदर की मुलाकातें अब रात को होती, जब सारा घर सो जाता। सवेरा अपने कमरे की बालकनी से एक छोटी सी रस्सी नीचे लटका देती और सफदर खामोशी से ऊपर आ जाता। दोनों बालकनी में बैठते, चांदनी रात में एक दूसरे का चेहरा देखते और आहिस्ता आहिस्ता बातें करते। सवेरा ने कहा, सफदर, अब मुझसे मजीद इंतजार नहीं होता। हर रात सोचती हूँ कि कब सुबह होगी और कब तुमसे मुलाकात होगी। सफदर ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और आहिस्ता से कहा, सवेरा, बस एक हफ्ता और। मैंने अपने गांव के एक दोस्त से बात कर ली है। मेरा दोस्त हमें अपनी पुरानी जीप में स्टेशन तक छोड़ देगा। वहां से हम अपनी मंजिल मरी जाने वाली बस पकड़ लेंगे। पहाड़ों में एक छोटा सा मकान किराए पर ले लेंगे। सवेरा की आंखें चमक उठी। सवेरा ने कहा, मैं सिर्फ इतना सामान ले जाऊंगी जो एक सूटकेस में आ जाए, बाकी सब कुछ यहीं छोड़ दूंगी। मेरे लिए अब सिर्फ तुम हो। सफदर मुस्कुरा कर बोला, और मेरे लिए सिर्फ तुम। बाकी दुनिया का क्या है, वो जिए या मरे। उसी दौरान वसीम चौधरी को थोड़ा सा शक होने लगा था। वसीम चौधरी रात को देर से घर आता और देखता कि सवेरा का कमरा अक्सर खाली होता। एक रात वसीम चौधरी ने पूछ ही लिया, सवेरा, तुम रात को कहाँ चली जाती हो? बालकनी में इतनी देर तक क्या करती रहती हो? सवेरा ने हंसकर बात टाल दी। नींद नहीं आती, इसलिए थोड़ी हवा खाने चली जाती हूँ। आप तो वैसे भी सोए रहते हैं। वसीम चौधरी ने कुछ नहीं कहा, मगर वसीम चौधरी ने खामोशी से चौकीदार को हदायत दे दी कि रात के वक्त नजर रखे। अब भागने की रात करीब आ चुकी थी। सवेरा अपने जेवरात खुफिया तौर पर बेच चुकी थी। सवेरा के पास 50 लाख रुपए नकद थे। सवेरा ने वो रकम सफदर को दी और कहा कि हमारी नई जिंदगी के लिए रख लो। सफदर ने रकम लेते वक्त हाथ जोड़ दिए और कहा, सवेरा, मैंने कभी इतने पैसे एक साथ नहीं देखे। तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रही हो। सवेरा ने सफदर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी हो सफदर। अगर तुम पर भरोसा नहीं करूंगी तो फिर किस पर करूंगी? मगर रवानगी से एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसका दोनों ने तसव्वुर भी नहीं किया था। जब सफदर बालकनी में आया तो सवेरा रो रही थी। सफदर ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ सवेरा? सवेरा ने रोते हुए कहा, वसीम चौधरी को सब पता चल गया है। वसीम चौधरी ने मेरा फोन देख लिया। मैंने तुम्हारा नंबर गार्डनर के नाम से महफूज किया हुआ था, मगर वसीम चौधरी ने पैगामात पढ़ लिए। उसने मुझे थप्पड़ मारा और कहा कि कल सुबह मुझे मेरे मेके भेज देगा। वसीम चौधरी ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया है। सफदर का खून खोल उठा, मगर सफदर ने खुद को संभाला। सफदर ने कहा, अब मजीद इंतजार नहीं, आज रात ही निकलना होगा। सवेरा ने कहा, मगर दरवाजा बंद है और चौकीदार भी बाहर खड़ा है। सफदर मुस्कुराया और बोला, तुम भूल गई हो, मैं कभी फकीर था, दीवारें फलांगना जानता हूँ। तुम तैयार रहना, मैं नीचे से रस्सी फेंकूंगा, तुम सूटकेस लेकर बालकनी से नीचे उतर आना। रात के 2 बज रहे थे, चांद पूरा था और हर तरफ चांदनी फैली हुई थी। सफदर ने रस्सी ऊपर फेंकी। सवेरा ने स्याह रंग का सूट पहन रखा था, सर पर दुपट्टा लपेटा हुआ था और सूटकेस कंधे पर लटकाया हुआ था। सवेरा ने रस्सी पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। सवेरा की सांसें तेज चल रही थीं। सफदर नीचे खड़ा उसे देख रहा था, बाजू फैलाए हुए। जब सिर्फ 2 फुट का फासला रह गया तो सवेरा का पांव फिसल गया और सवेरा सीधी सफदर के बाजुओं में आ गिरी। सफदर ने सवेरा को इतनी मजबूती से थामा कि सवेरा को लगा जैसे अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें जुदा नहीं कर सकती।
دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے، پھر ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے وہ کوٹھی کے پچھلے دروازے کی طرف بھاگے، جہاں صفدر کا دوست پہلے ہی جیپ لے کر کھڑا تھا۔ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور جیپ تیزی سے روانہ ہو گئی۔ سویرا نے مڑ کر آخری بار اپنی کوٹھی کو دیکھا۔ سویرا کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سویرا نے صفدر کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، اب میں واقعی آزاد ہوں۔ صبح تک وہ مری پہنچ چکے تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں چیڑ کے درختوں کے درمیان ایک پرانا سا مکان تھا۔ مکان کے مالک ایک بزرگ جوڑا تھے، انہوں نے بغیر کچھ پوچھے انہیں وہ مکان دے دیا۔ سویرا اور صفدر وہیں آباد ہو گئے۔ پہلے چند مہینے کسی خواب کی طرح گزرے۔ صبح گٹھے چائے پیتے، پہاڑوں پر گھومتے، شام کو لکڑیاں گٹھی کرتے اور رات کو ایک ہی کمبل میں سمٹ کر سوتے۔ سویرا نے کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں کی تھی۔ صفدر اسے ہر روز کچھ نیا سکھاتا، سبزیاں اگانا، مکھن نکالنا اور دیسی مرغیاں پالنا۔ سویرا ہنستے ہنستے تھک جاتی۔ ایک دن سویرا نے کہا، صفدر، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے، میں تمہاری بیوی بن کر ہی مرنا چاہتی ہوں۔ صفدر نے اسے گلے لگا کر کہا، کل ہی شادی کر لیتے ہیں۔ اگلے دن دونوں کچہری گئے اور نکاح کر لیا۔ یہ لمحہ ان دونوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ شادی کے بعد دونوں مزید قریب آ گئے۔ اب نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی روک ٹوک۔ سویرا اور صفدر ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور سویرا کو پہلی بار احساس ہوا کہ حقیقی محبت کیا ہوتی ہے۔ صفدر سویرا کو اتنی محبت اور عزت دیتا کہ کئی بار سویرا کی آنکھیں بھر آتی۔ 2 سال بعد سویرا کی کوکھ میں نئی زندگی پل رہی تھی۔ جب سویرا نے صفدر کو یہ خبر دی تو صفدر خوشی سے اسے گود میں اٹھا کر ناچنے لگا۔ 9 ماہ بعد ان کے گھر ایک پیاری سی بیٹی نے جنم لیا۔ اس کا نام انہوں نے اجوا رکھا۔ پھر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عباس رکھا گیا۔ جب دونوں بچے چلنے اور بولنے لگے تو گھر ہنسی خوشی سے بھر گیا۔ اب سویرا بالکل ایک سادہ دیہاتی عورت لگتی تھی، سوٹ، سر پر دوپٹہ اور چہرے پر سادگی۔ صفدر کھیتوں میں کام کرتا اور شام کو بچوں کو کندھوں پر بٹھا کر گھر واپس آتا۔ بس یہی تھی سویرا اور صفدر کی کہانی۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔